हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने जो 15 क्वेश्चन फैक्ट के हैं आपके वो मैंने सॉल्व करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईवीएस का, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। आज की इस क्लास में ईवीएस में हम लोग जो है पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। नए हो तो विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड कोई भी क्लास है या फिर कोई भी अपडेट है तो वो आपसे छूटने ना पाए। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है, मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। ऑप्शन ए में दिया गया, शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करने को कहना। देखिए, जहां भी याद करने की बात है ना, याद करना, रटना, ये सब जो है आपके नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे ये आपका आंसर नहीं होगा। सबसे इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। बी दिया गया, शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को कहते हैं। सी दिया गया है कि शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी, नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। डी दिया गया है कि शिक्षक छात्रों से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की सूची मौखिक रूप से प्रस्तुत करने को कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे अच्छा जो होगा ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये आपका सी वाला देख सकते हैं कि शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी, नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। जब ये शिक्षक बच्चों से बोलेंगे ना, तो फिर वो बच्चे जो है उसे अपने अनुभवों द्वारा उसको जानने की उनको जिज्ञासा होगी, उसे एकत्रित करेंगे उन सारी चीजों को। तो इस तरह से जो है ये सी वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपका करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या गया है कि स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में कौन सा मानचित्र के बारे में सही है। ए में दिया गया कि मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है। बी दिया गया, वस्तु, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। सी दिया गया, हम वास्तविक दूरियां नाप कर उन्हीं को दर्शाते हैं। डी दिया गया कि मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर के हाशिए पर होती है। अब यहाँ पे कौन कौन सा सही है वो आपको जो है यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है, नहीं। बी दिया गया है कि वस्तुओं, दीवारों, सड़कों और आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल ये यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, बी वाला। सी है, हम वास्तविक दूरियां नापकर उन्हीं को दर्शाते हैं, नहीं, ये तो नहीं होगा यहाँ पे। डी दिया गया है कि मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर के हाशिए पर होती है, बिल्कुल ये करेक्ट है यहाँ पे, डी वाला। तो बी और डी आपके इस ऑप्शन में देख सकते हैं, बी वाले में दिया गया बी और डी, ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है। ऑप्शन ए में दिया गया पाठ्य पुस्तकें, बी दिया गया है श्रव्य साधन, सी दिया गया विश्वकोश, डी दिया गया समाचार पत्र की रिपोर्ट। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो समाचार पत्र की रिपोर्ट जल के अभाव और जो है इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम माना जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर पाठ्य पुस्तक की अगर बात करें, श्रव्य साधन की बात करें और यहाँ पे विश्वकोश की बात करें, इसमें जो है जल अभाव के प्रभाव की चर्चा सीमित है। तो यहाँ पे आपका जो है डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो यहाँ पे बताना है। ए में दिया गया कि विद्यार्थी रिक्त पात्र अथवा कोरे कागज की भांति होते हैं जिनको जानकारी व ज्ञान से भरना होता है, जो एक विद्यालय ही दे सकता है। इसमें किस पर जोर दिया गया है कि एक विद्यालय ही दे सकता है इसको। जहां भी मैंने बोला कि केवल रटना, ये सब जो होता है ना, ये सारे जो है निगेटिव वर्ड हैं, तो यहाँ पे आपका ये आंसर नहीं होगा। बी दिया गया है कि सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं तथा सीखते समय उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। सभी विद्यार्थी क्या एक समान होते हैं? क्या कोई बच्चा एक गलती कर रहा है तो सारे बच्चे गलती करते हैं? नहीं, ये आपका यहाँ पे नहीं होगा। सी दिया गया है विद्यार्थी रैखिक रूप से सीखते हैं, अतः नया ज्ञान पिछले तथ्य और जानकारी से ही प्राप्त होते हैं। नया ज्ञान जो है वो पिछले तथ्य और जानकारी से ही, वो तो हर जगह नया ज्ञान जो है वो आगे आने वाले पिछले से ऐड भी कर लेते हैं। तो ये सब इसमें सी में भी ये नहीं है। डी में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो विद्यार्थियों के सीखने का तरीका जो है सर्पिल पेंचदार होता है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, यह परिस्थितियों में सीखना और प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। बिल्कुल डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सबसे सही होगा, डी वाला बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए अगर आप सीटेट का आंसर कर रहे हैं ना, पेडागोजी वाले जो है उसे आप अगर आंसर कर रहे हो तो आपको लगेगा कि सभी ऑप्शन जो है करेक्ट है, लेकिन सच में वो करेक्ट होता है, बट जो उसमें सबसे बेस्ट आंसर है ना वो आपको करना है। यहीं पे सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, ठीक है। उन चारों ऑप्शन में एक होगा जो
उन तीनों चारों ऑप्शन को जोड़ा होगा, सबको कलेक्ट करके वो एक ऑप्शन में मिल रहा होगा, तो वो चीज आपको ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो का सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से प्रभाषित करता है? देखिए, पोर्टफोलियो से यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। ए में दिया गया है कि विद्यार्थियों के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्र होती है, इसका आधार पढ़ाने की क्रिया में शिक्षक का अवलोकन हो सकता है। ये आपका जो है उपयुक्त तरीका नहीं कहा जा सकता। बी देखते हैं, इसमें एक निश्चित समय में एकत्र व विश्लेषित किए गए आंकड़े होते हैं, ये भी नहीं होगा। सी है, व्यवस्थित ढंग से व्यवहार को अंकित करना जिससे विशिष्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित हो सके। डी देखते हैं, एक निश्चित समय में विद्यार्थियों के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थियों के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। बिल्कुल डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। पोर्टफोलियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है कि आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है, हम सब बोल सकते हैं तो हम इसे ईवीएस में क्यों पढ़ रहे हैं? निम्नलिखित में कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? ऑप्शन ए में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ए दिया गया है कि कुछ लोग आप सभी से अलग हैं, उनके पास चुनौती है, वहां वे सुन या बोल नहीं सकते हैं, आपको यह समझने की आवश्यकता होगी कि उन्हें दिव्यांग क्यों माना जाता है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा आपका। बी वाला दिया गया है कि हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती हैं, कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते, हमें यह समझने की जरूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। जहां समावेशी की बात करें, यहाँ पे देख लेते हैं, पॉजिटिव वर्ड है, अभी फिलहाल देखते हैं। कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते, जब आप उनके साथ बातचीत कर रहे हो तो आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। यह अध्याय ऐसे परिदृश्यों में आपकी सहायता करेगा। डी है, आप में से कुछ लोग बड़े होकर डॉक्टर बनना चाह सकते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं और शारीरिक चुनौतियों को समझना उस ओर पहला कदम है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, बी वाला सबसे बेस्ट आंसर होगा कि हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती हैं, कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते, हमें यह समझने की जरूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है कि उजैरा और शामिर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। शामिर जो है, देखिए ये शामिर बोलता है कि देखिए ये है अमेरिका, अफ्रीका, अरे अंतरिक्ष कहाँ है? तो आगे जो है यहाँ पे उजैरा बोलती है कि आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा ये सब अंतरिक्ष में है। शामिर बोलता है, हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यान में गई थी, मैंने टीवी पर देखा कि वो वहां से धरती को देख सकती हैं। उजैरा बोलती है, जी हाँ, वहां से धरती इस ग्लोब जैसी नजर आई। उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शामिर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा? ऑप्शन ए में दिया गया है कि यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कट आउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? बी दिया गया, अगर आपको सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष में जाना पड़े तो आप कैसे जाएंगे? सी दिया गया है कि क्या आप मानते हैं कि अंतरिक्ष खाली है या आप मानते हैं कि इसमें कुछ है? डी है कि आप गत्ते का उपयोग करके अंतरिक्ष का 3D मॉडल कैसे बनाएंगे और इसमें ग्लोब को कहाँ रखेंगे? इसका अगर करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे तो उजैरा और शामिर जो है ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। शामिर ने क्या बोला है, उजैरा ने क्या बोला है, इन सारी चीजों को आपने देखा है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका क्वेश्चन क्या गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शामिर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा? शामिर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा, तो ये आपका फर्स्ट वाला है, यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कट आउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? ये वाला जो है, ए वाला जो है ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बाद विश्व के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है? ऑप्शन ए में दिया गया है कि छात्रों को पता चलेगा कि नदियां प्रबाद कैसे बनते हैं। बी दिया गया है कि छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। सी दिया गया है यहाँ पे कि छात्र बांध की नींव के लिए किए गए निर्माण कार्य का उदाहरण देंगे। डी दिया गया है जब बांध उनके जीवन को प्रभावित करते हैं तब छात्र स्थानीय बस्तियों की वकालत करने से मदद करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये आपका हो जाएगा कि छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को जो है सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन किया गया है कि
आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। आपने छात्रों से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम मदद करेगी जिनकी मात्रा सीमित है? इसमें सबसे ध्यान देना है कि सबसे कम मदद करेगी। सबसे कम कौन सा जो ऑप्शन है उसमें आपको सबसे कम मदद करने वाला है वो यहाँ पे आंसर करना है। ऑप्शन क्वेश्चन को समझना यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप देखेंगे ए वाले में दिया गया है कि उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। बी दिया गया है विभिन्न छात्रों को कितने चार्ट पेपर की आवश्यकता है, इस पर एक सर्वेक्षण आयोजित करना और उन्हें उपलब्ध चार्ट पेपर की संख्या के साथ इसकी तुलना करने के लिए कहना। सी दिया गया है कि परियोजना में चार्ट पेपर के उपयोग को कम करने के लिए विचारों पर मंथन करने के लिए कहना। डी दिया गया है कि छात्रों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चार्ट पेपर लिए। तो सबसे जो कम है ना वो आपको यहाँ पे आंसर करना है, सबसे कम मदद करेगी। तो ए वाला ही आपका हो जाएगा कि उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं जिनकी मात्रा सीमित है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? अब यहाँ पे आपको सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देना है, ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे पहला दिया गया यानी फर्स्ट ऑप्शन दिया गया कि ये पता लगाना कि विभिन्न आकार के कान जानवरों की सुनने की क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं। बी दिया गया है कि आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझना। सी दिया गया है कि एक बीज के अंकुरित होने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या को लिखना। डी दिया गया है कि यह विश्लेषण करना कि विभिन्न जानवरों की त्वचा का रंग उन्हें अपने परिवेश में छलावरण करने में कैसे मदद करता है। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में कौन सा सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपका बी वाला होगा कि आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझना। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? आकर्षक और प्रारंभिक के रूप में ए में दिया गया है कि तापमान, वस्त्रों, गतिविधियों, पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच के अंतर का वर्णन करना। बी दिया गया है छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। बिल्कुल ये यहाँ पे करेक्ट होगा आपका बी वाला। सी भी देख लेते हैं छात्रों को सैर पर ले जाना और उन्हें यह वर्णन करने के लिए कहना कि आने वाले मौसम में पौधे कैसे बदलेंगे। डी दिया गया छात्रों को सूर्योदय से सूर्यास्त और फिर सूर्योदय तक लोगों की गतिविधियों में संबंधित परिवर्तनों का वीडियो दिखाना। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया गया था ऋतुओं के विषय में, तो आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा कि छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। तो बी वाला यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अधिगम उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है? ऑप्शन ए में अगर आप देखेंगे तो ये दिया गया है कि हम डेबिट के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं, क्यों? बी दिया गया है कि यदि आपके माता पिता में से किसी एक को मलेरिया है तो स्वयं को इसके होने के जोखिम को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सी दिया गया है कि स्वच्छ वातावरण बनाए रखने से आप किन रोग वाहक कीड़ों को रोक सकते हैं। डी दिया गया है कि जीवाणु और विषाणुओं से होने वाले विभिन्न प्रकार की बीमारियां कौन सी हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है? छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। तो यहाँ पे ए वाला आप देखेंगे कि हम डेविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए क्यों नहीं, क्यों? यही आपका जो है यहाँ पे सबसे सर्वोत्तम परीक्षण होगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन किया गया यहाँ पे, एक शिक्षिका जो है अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से किस तकनीक से इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी? इसमें से सबसे उपयुक्त कौन सी होगी? ऑप्शन ए में दिया गया है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर और बी दिया गया है एनिमेटेड वीडियो, सी है आभासी वास्तविकता, डी है ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन किया गया कि एक शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। तो इसमें से सबसे कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी?
तो ये होगी आपकी आभासी वास्तविकता। सी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है धरोहर के चित्र और उनकी वास्तुकला के लगभग वास्तविक रूप से प्रदर्शन हो जाते हैं, तो यहाँ पे सी वाला ही बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त होगी? ऑप्शन हमें दिया गया पापड़, बी है चिप्स, सी है दही, डी है कच्चा आम। यहाँ पे शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है, निम्न में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है, ये यहाँ पे बताया गया है। देखिए, अगर खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाने के लिए बात करें तो इसमें पापड़ और जो है चिप्स सबसे उपयुक्त सामग्री होगी। इसमें दही, कच्चा आम, ये दोनों जो है सबसे उपयुक्त होंगे। तो यहाँ पे फिलहाल जो है दोनों करेक्ट आपका आंसर होगा, ए और बी दोनों यहाँ पे सही है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए में दिया गया कि खेल का परित्यक्त मैदान, बी है कूड़ा एकत्र करने की जमीन, सी है पुलिस थाना, डी है नाई। इसमें दिया गया है कि सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसमें देखेंगे तो नाई जो है सबसे उपयुक्त होगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का ये पेडागोजी के जो 15 क्वेश्चन थे हम लोगों ने सॉल्व किए, और इससे पहले भी मैंने फैक्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। तो सभी सब्जेक्ट का हम लोग जो है सभी क्वेश्चन देखते हुए चल रहे हैं। जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन है, जो 15 नंबर फैक्ट हैं जो पेडागोजी के हैं, बाकी एनसीईआरटी जैसा कि मैंने बताया एनसीईआरटी में करवा रही हूँ, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। और सीटेट के लिए कहाँ से क्या कुछ पढ़ना है उसके बारे में भी मैंने पूरा डिटेल बताया, तो आप लोग बने रहिएगा इसी तरह। बाकी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।